हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, और मेनली डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोगों ने 5.3 एक्सरसाइज तक ख़त्म कर लिया था। अब हम 5.4 पे जाएंगे, लेकिन 5.4 एक्सरसाइज पे कूदने से पहले सबसे पहले 5.4 के हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मेनली ये देखेंगे कि किस तरीके का हमारे सामने क्या आएगा, फंक्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 5.4 में हम लोग किस फंक्शन को डील करेंगे ये समझेंगे। मेनली आप सभी लोगों को पता है कि हम डिफरेंशिएशन में किनको पढ़ रहे हैं, कौन से फंक्शन को पढ़ रहे हैं, जो मेनली कॉन्टिन्यूअस है ना। और इसके लिए हमने शुरुआती दौर में ही बोल दिया था कि आपके सामने ये इस तरीके से इतने नाम के मतलब आईलेट नाम से आपको फंक्शंस नजर आएंगे। दैट मीन्स आई से मतलब क्या हो गया, आई से हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ले एल से हो जाएगा लॉगरिथम फंक्शन, और ए से हो जाएगा एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी से हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट नाम से आपको मिलेगा फंक्शन, और मेनली ये पांचों के पांचों 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5 मिलेंगे आपको डिफरेंशिएशन के अंदर। केवल यही 5 नहीं मिलेंगे, मेनली और भी आप लोगों ने देखा है, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन भी देखा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन भी देखा हुआ है। तो भी एक प्रकार से फंक्शन ही है। मेनली ये जो फंक्शन है ये भी उनके साथ साथ आएंगे। जैसे मेनली अगर आपको देखा जाए तो ये फंक्शन आपको जैसे सॉरी वो वॉल्यूम है, तो वो प्रॉपर्टीज है फंक्शन की। वो क्या है, प्रॉपर्टी, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, वो फंक्शन की प्रॉपर्टी एक तरीके से है। मेनली नाम तो यही है फंक्शन के मेन, अगर आप नाम देखोगे तो यही मिलेंगे, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या तो लॉगरिथम, या तो अलजेब्रिक, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक, या तो एक्सपोनेंशियल। मेनली जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट देख रहे हो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, कि आप कुछ उसके अंदर कर रहे हो, उसके थ्रू कुछ नया जनरेट हो रहा है, दैट इज द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। ठीक है, उसके बारे में मैं एक बार जरूर जब फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, मेनली फंक्शन मैंने पहले से खत्म कर दिया है, एक बार मैं पुनः जब रिवाइज कराऊंगा तो मैं आपको पुनः समझाऊंगा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। ओके, फिलहाल में समझिए हमारे पास 5 फंक्शन है, नहीं 5 फंक्शनों को हमको डील करना होता है। ठीक है, अब इन 5 फंक्शनों में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील कर लिया, अलजेब्रिक फंक्शन को डील कर लिया। अब हमारी बारी है लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डील करने की। ठीक है, अब मिली लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको हम शुरू से मतलब बेसिक से अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए टफ हो जाएंगी। तो इसलिए हम स्टार्ट भी बेसिक से करेंगे, सभी बातें अच्छे से समझ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसी के बाद आएगा लॉगरिथम फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो मैं एक सही बात बताऊं मैथमेटिक्स की, कि आखिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल टर्म आया ही क्यों। तो मैथमेटिक्स ऐसे काम कर रहा था, मैथमेटिक्स का काम था कैलकुलेशन को ईजी करना। मैथमेटिक्स किसके ऊपर काम कर रहा था, कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन को क्या कर सके, ईजी। अब कैलकुलेशन को ईजी मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले नंबर आता है, फिर नंबर के अंदर जोड़ स्टार्ट होता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि हम एडिशन कर रहे हैं तो नंबर बड़ा होता जा रहा है, और मेनली जब हम एडिशन कर रहे हैं तो बड़े बड़े नंबर का एडिशन करना थोड़ा सा क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। तो इस एडिशन को ईजी करने के लिए क्या आया हमारे सामने, मल्टीप्लिकेशन। क्या आया, मल्टीप्लिकेशन। यह समझेंगे, एडिशन को इजी करने के लिए कौन आया, मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर आपके सामने 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे लिख दिया गया हो, तो आप इसको बारी बारी जोड़ोगे तो इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है ना, इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हो, 5 × 5 हो जाएगा 25 डायरेक्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ने क्या किया, ईजी कर दिया। ये लाइन बाई लाइन ऐसे जोड़ोगे, 5 5 10 ऐसे उंगली जोड़ते रहोगे, इधर डायरेक्ट आंसर, 5 × 5 = 25, खत्म।
तो एडिशन को इजी किया मल्टीप्लिकेशन ने। अब मल्टीप्लिकेशन जब आया तो मल्टीप्लिकेशन भी बड़ा जब होने लगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन को भी इजी करने की जरूरत पड़ी। उस कंडीशन में किसको लेके आया गया, एक्सपोनेंशियल को, यानी एक्सपोनेंट को। समझ में आ रहा है, एक्सपोनेंट को लाया गया। एक्सपोनेंट किसको इजी कर रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन को। जैसे देखो 5 + 5 + 5 + 5 5 बार था तो उसको डायरेक्ट लिख दिया 5 × 5। ऐसे ही सपोज करो अब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, समझ रहा है, इतना ज़्यादा आ गया। तो अब इसको कैसे करोगे, तो फिर बारी बारी मल्टीप्लाई करने से बढ़िया डायरेक्ट क्या लिख दो, इस 5 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया और इसको क्या कर दो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। समझ में आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व कर क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को इजी करना था तो क्या लेके आ गए हम लोग, एक्सपोनेंट, या इसी को बोल दो एक्सपोनेंट ही है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अब जब एक्सपोनेंशियल टफ पड़ा, मान लो ठीक है ये नॉर्मल था, आसानी से कर लिया। अभी मान लो अगर हमारे सामने आ गया 5 पे 120, अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो फिर ये टफ हो गया। तो फिर ये जब टफ हो गया तो इसको इजी करने के लिए आया था लॉगरिथम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कैसे सीक्वेंस चल रहा है, कैसे सीरीज एक बन रही है कि एडिशन को इजी करना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को इजी करना है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल को इजी करना है लॉगरिथम। ठीक है। तो मेनली एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्सपोनेंशियल व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल। तो मेनली कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन नहीं, कोई एक कांस्टेंट नंबर लो, कोई भी एक कांस्टेंट लो, उसके ऊपर क्या कर दो, पावर डालो, और वो पावर क्या होनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। मेनली हम 6 7 8 के अंदर देखते हैं कि एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। एक चैप्टर आता है हमको पढ़ने के लिए एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट किससे डिनोट किया जाता है, पावर, हिंदी में बोलते हैं घात। ठीक है। तो मेनली एक्सपोनेंट कुछ और नहीं है, किसी नंबर की पावर को ही हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हम उसको फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ फंक्शन। देखो अभी हम एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो एक्सपोनेंट मतलब पावर, यानी कोई भी ऐसा नंबर है जिसके ऊपर मैंने पावर चढ़ा दी तो एक्सपोनेंट बन गया वो। लेकिन फंक्शन कब बोलेंगे, तो फंक्शन तब बोलेंगे कि भैया जब मैं इनपुट डालूं आउटपुट मिले, और उसके अंदर 2 वेरिएबल होने ही चाहिए, एक डिपेंडेबल और एक इंडिपेंडेबल। यस और नो। ठीक है। एक इनपुट खाने वाला हो, एक इनपुट लेने वाला हो, और दूसरा इनपुट देने वाला हो। नहीं सर, इनपुट दो तो आउटपुट मिलेगा ना, और ये बेचारा बस वेट कर रहा होगा। ये सिर्फ मतलब ये वाला जो होगा सिर्फ इसके सहारे चलेगा, इसके अंदर काम हो रहा होगा। इसको मैं दूंगा तो ये फिर इसका आउटपुट देगा, तो वो आउटपुट इसका होगा। समझ में आ रहा है। इसको दूंगा खाना तो उसके बदले में कुछ देगा, तो उसका रिजल्ट होगा ये इस वाले वेरिएबल का। क्लियर है। मेनली फंक्शन क्या होता है, समझ में आ रहा है। अरे मैंने बोला ना खाना दूंगा तो उसके बदले में हमको कुछ देगा। जैसे गाय को हम चारा देते हैं, दूध देती है, दैट इज द मेन रिजल्ट, दैट इज द फंक्शन। ये कहना चाह रहा हूँ। आदत ये समझ है, खाना दिए का मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों एक ही हैं, दोनों के दोनों क्या है, एक ही है। एक ही मतलब कैसे, एक कैसे हो गए, इसको अलग माना जाता है, इसको अलग माना जाता है। मेनली मैंने बोला ना एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करने के लिए कौन आया है, लॉगरिथम। एक्चुअल में जैसे आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और उनका उल्टा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स अगर करोगे तो क्या मिलेगा, लॉगरिथम मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी सच्चाइयां हैं, इनको पकड़ के रखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा मैथ में। ठीक है। मेनली इन सभी टर्म्स का अगर आप देखोगे, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथम हो गया, तो इनका काम ये था बड़े बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व करना। आप समझ भी पा रहे, एडिशन मतलब छोटी कहानी, मल्टीप्लिकेशन मतलब बड़ी हो गई थोड़ी सी, और एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत बड़ी हो गई। और उस एक्सपोनेंशियल यानी बहुत बड़ी क्वांटिटीज को मेनली लॉगरिथम के थ्रू सॉल्व किया जाता है। ठीक है। मेनली अगर आप बात करोगे पिछले ज़माने की, ठीक है ना, तो बहुत पिछला ज़माना चले जाओ जहाँ पे पहले यात्राएं कहाँ होती थी, समुद्र से होती थी, है ना। तो समुद्र में लोग जाते थे, तो समुद्र में यात्राएं करते थे, तो मेन प्रॉब्लम क्या आती थी कि समुद्र में लोग रास्ता भटक जाते थे। ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि क्या बोलते हैं डिवाइस बनाए, उस डिवाइस के थ्रू वो क्या करते थे, सूरज और चंद्रमा को ट्रेस करते थे। ठीक है। मतलब उनके लोकेशन को पकड़ते थे, और उस लोकेशन के बिहाफ पे वो अर्थ अपनी पोजीशन को
डिफाइन करते थे, लेकिन उस दौरान उनको क्या करना पड़ा था, बड़ी लंबी लंबी दूरियां डिफाइन करनी पड़ती थी। भाई आप धरती पे हैं, सूरज के पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, चंद्रमा के, तो सूरज से लेके सूरज और पृथ्वी के बीच में दूरी बहुत लंबी चौड़ी है ना, समझ में आ रहा है? तो बड़ी लंबे चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। उस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास या तो एडिशन था, ले हम जोड़ सकते थे, या गुणा कर सकते थे, ठीक है, और एक्सपोनेंट भी उतना तगड़ा नहीं था, फिर भी एक्सपोनेंट्स का ज्ञान था तो एक्सपोनेंट लगा के लोग काम कर रहे थे। बट बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए उनको क्या हो रही थी, दिक्कत, तब किसका यूज किया जाता है, लॉगरिथम का, ठीक है। आगे हम देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब मेनली एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब fx is equal to a to the power x, that is the exponential function, ठीक है। इसमें a को, ये a जो है इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, याद रखेंगे, और x क्या है, इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। इस टर्म को हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पावर बोलते हैं, है ना, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ पावर, मेनली हम पावर के रूप में डिनोट करें ज्यादा बेटर है, इट इज अ पावर। ये क्या है, बेस। अब इस पूरे कंडीशन, मतलब ये फंक्शन बन गया, ये fx इज इक्वल टू आपके सामने मिल गया ax, तो बस आप समझ लो क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आंख बंद करके बोल दो। बट एक कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, वो कंडीशन क्या है कि a इज नेवर विल बी जीरो, ठीक है, a इज इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, अभी मैं समझा रहा हूं क्यों। फिर ऐसे ही a इज इक्वल टू नॉट वन, a वन भी नहीं होना चाहिए, और a इज इक्वल टू नॉट लेस देन जीरो, ठीक है, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा और स्पष्ट लिख दूं तो a इज इक्वल टू नॉट निगेटिव, ठीक है, समझ में आया? ये तीन बातें आपको समझनी पड़ेगी, जीरो नहीं होना चाहिए, वन नहीं होना चाहिए, और निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि a जो होगा हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नो, a हमेशा क्या होना चाहिए, a ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अभी आगे आपको समझ में आएगा तब मजा आएगा, अभी पहले रहने देते हैं इतना, क्योंकि हम बिना समझाए अगर आपको आगे लेके चले जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ए जीरो नहीं होगा, क्यों, वाई, ठीक है। देखो अगर मैं ए को जीरो के चक्कर में लेके जाऊंगा तो एक्स को फंसाना पड़ेगा, मेनली समझो पहले जमाने में कहानी कैसे चलती थी। जैसे अगर आप देखोगे, मेनली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 है, इस 5 के ऊपर पावर क्या लिख दिया 1, तो क्या मिल जाएगा मुझे 5। अच्छा मान लो यही जीरो है, अब जीरो के ऊपर पावर 1 लिख दिया तो जीरो ही होगा। हमने सीखा हुआ कि जीरो के ऊपर कोई भी पावर लगा दोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना। जीरो के ऊपर कोई भी पावर लगा दो, जीरो के ऊपर कोई भी पावर एनी नंबर, तो आंसर में मिलेगा जीरो, ठीक है ना। ये तो जीरो का कॉन्सेप्ट है। वन का कॉन्सेप्ट देखना, वन क्या कहता है वन ये कहता है कि अगर मेरे ऊपर तुम कोई भी पावर लगा दो, वन के ऊपर कोई भी पावर लगा दो, आंसर में क्या मिलेगा 1। जैसे जीरो के ऊपर कोई भी पावर लगा दो आंसर जीरो, वैसे वन के ऊपर कोई भी पावर लगा दो 1 मिलेगा, ठीक है। वन का कॉन्सेप्ट अलग, जीरो का कॉन्सेप्ट अलग, नहीं सर दोनों सेम सेम है। जीरो के ऊपर कोई पावर डालेंगे जीरो, वन के ऊपर कोई भी पावर डालेंगे 1। अच्छा अब एक थोड़ा सा और समर्ज करता हूँ। मेनली जीरो एक और बात कहता है, क्या कहता है कि मैं अगर किसी के ऊपर चला गया तो उसकी वैल्यू 1, मान लो 100 है उसके ऊपर जीरो पावर तो उसका मतलब भी 1, 1000 है उसके ऊपर पावर जीरो तो इसका मतलब 1। अब थोड़ा थोड़ा कंबाइन करना, दो बातें आई, जीरो के ऊपर कोई भी पावर डालेंगे जीरो, 1 के ऊपर कोई भी पावर डालेंगे 1, और अगर जीरो किसी की पावर बनता है तो उस कंडीशन में क्या होगा 1 हो जाता है। अब मैं अगर इस सभी बातों में से एक बात खोज के लाऊं, देखो ये तो अनोखी बात है, इससे यहाँ से ये पता चलता है कि ए को 1 क्यों नहीं रखना है। अगर हमने ए को 1 रख दिया तो उसके ऊपर कोई भी पावर डालेंगे ऑलवेज क्या होगा 1 देगा।
अब अगर a1 रखा तो इसका मतलब सीधा मतलब है आंसर चेंज हो नहीं रहा था, वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। कैसा फंक्शन बन जाएगा? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? अगर a1 रखा तो फंक्शन कांस्टेंट है ना, x की कोई भी वैल्यू मैं डालूंगा आंसर तो हमेशा सेम मिल रहा था, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर है? x की कोई भी वैल्यू डालो ऑलवेज वैल्यू सेम है तो इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, समझते जाना। मेनली जीरो वाली कहानी समझ लो पहले। ये जीरो है, जीरो के ऊपर मैंने 5 डाला, कितना आ गया? 0। अच्छा 5 के ऊपर 0 डाला 1। मैंने ना एक काम किया, मैंने कहा 5 हटाओ यार, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। 0 के ऊपर क्या डाल दिया? 0। आंसर क्या मिलेगा? 0 के ऊपर 5 0 दे रहा है, 5 के ऊपर 0 1 दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि जब मैं बेस हूँ और मेरे ऊपर कोई 0 कह रहा है, ध्यान से समझना, जब इसका फिलॉसफी समझ लिए तभी समझ में आएगा। मैं कहानी ये है कि मैं जब बेस हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी पावर डालो आंसर मैं 0 ही दूंगा, 0 कह रहा है। और अगर मैं किसी की पावर बन गया तो उसको 1 बना दूंगा। सही में आ रहा है? अब देखना 0 की 2 फिलॉसफी चल रही है। 0 बेस तो वैल्यू 0, ठीक है? 0 बेस है तो वैल्यू 0, और 0 पावर तो वैल्यू 1, ठीक है? अब मैंने 0/0 कर दिया। अब बताओ 0/0 बेस 0 है तो ये कह रहा है कि वैल्यू वैल्यू क्या आ गई? 0। लेकिन ऊपर भी पावर में कौन है? 0। तो ये कह रहा है कि नहीं आंसर क्या आएगा? 1। समझ में आ रहा है? नीचे वाला 0 कह रहा है कि मैं 0 हूं यदि, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ऊपर तो 0 बैठा है, वो कह रहा है नहीं आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। नीचे कह रहा है 0 आएगा, ऊपर कह रहा है 1। नीचे वाला कह रहा है 0 आएगा, ऊपर वाला कह रहा है 1। नीचे वाला 0, ऊपर वाला 1। समझ में आ रहा है? और इन दोनों 0 में भी बात हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये 2 रूल आपस में क्या कर गए? कोलैप्स कर गए। और जब कोलैप्स कर गए तो दैट मीन्स मैथमेटिशियन ने इसको बड़े अच्छे से इज्जत से बोल दिया कि हम तुमको कुछ नहीं कहेंगे, अनडिफाइंड हो तुम, हमको ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी, अनडिफाइंड हो। समझ में आ रहा है? हम नहीं बता सकते क्या होगा, इस झगड़े में हमको पढ़ना ही नहीं है। तो 0 पे पावर 0 दैट मीन्स अनडिफाइंड। क्यों आखिर ऐसा हुआ? माजरा समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे मैथ के रूल कोलैप्स करेंगे वहाँ पे अनडिफाइंड। मैथमेटिशियन छोड़ देगा यार, कौन झंझट लेगा, है ना? तो मैथमेटिशियन यहाँ तक किसी भी चीज़ को पहुँचाता ही नहीं है। सेम कहानी यहाँ पे, अगर a को मैंने 0 ले लिया, a को मैंने क्या ले लिया? 0। तो अगर a को 0 ले लिया तो x भी 0 बनेगा। और जब x 0 बना, क्योंकि x के लिए तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं फॉलो किया गया कि x को 0 नहीं होना है, नहीं, a को 0 मत करो। समझ आ रहा है ना? क्योंकि a 0 कर दिया और x भी 0 दैट मीन्स अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। समझ में आया? तो फंक्शन अनडिफाइंड ना बने इसलिए मैंने क्या लिया है? 0 नहीं लिया है। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अब तीसरी बात, निगेटिव भी नहीं होगा, यानी a को निगेटिव नहीं लेना है। तो इसको हम आगे समझाएंगे। फिलहाल में यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन? तो एक कांस्टेंट के ऊपर क्या मैंने डाल दिया? एक वेरिएबल पावर में यूज कर लिया। तो मेनली इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, अब मेनली ये बन गया। अब हम इनके क्या देखेंगे? डोमेन और रेंज और इनका ग्राफ। क्योंकि कोई भी फंक्शन जब आपके सामने आ रहा है तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शन इज अ मशीन। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन इज अ मशीन जो इनपुट लेती है, आउटपुट देती है। तो हमें ये चेक करना होता है कि कौन कौन सा इनपुट ले सकती है और कौन कौन सा आउटपुट दे सकती है। ये चेक करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, तो मेनली हम यहाँ से ये देखेंगे, सपोज करिए कि हमारे पास y है, y पे पावर क्या है? y जो है वो 2 पे पावर x के रूप में है। ठीक है, तो एक फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बिल्कुल नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल। अच्छा, y इज इक्वल टू 3 पे पावर x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, y इज इक्वल टू क्या और लिख सकता हूँ? कुछ भी लिखो सर, कांस्टेंट पे पावर डाल दो, ठीक है ना, तो मिलते जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे हम 10 पे पावर x भी लिख सकते हैं, इट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस और नो? बिल्कुल। तो 10 पे पावर x डाल दिया तो ये भी क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दैट मीन्स ये भी एक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे क्योंकि नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। मेनली सर ऐसे फंक्शन को कि जिसमें
ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जिसमें जो बेस है वो क्या बन जाए 10, समझ में आ रहा, बेस क्या बन जाए 10। तो ऐसे फंक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको याद रखेंगे, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जब बेस क्या हो जाए 10। और ऐसे ही अगर बेस हमारा e टू दी पावर x हो गया, e टू दी पावर x, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये बन जाएगा। तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर है। जब e टू द पावर x बन जाए, अब आप कहेंगे सर e कहाँ से आ गया, हमको तो वेरिएबल लेना था ना, ऐसे नीचे कांस्टेंट लेना था ना, x वेरिएबल है लेकिन e क्या है, इट इज अ वेरिएबल, ये सर कांस्टेंट नहीं है। नहीं, e क्या है जानते हैं क्या है, इसको हम आइलर नंबर के नाम से जानते हैं, इट इज अ आइलर नंबर। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट ने इसका यूज किया था, ठीक है ना, आइलर नंबर। और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जैसे पाई की एक वैल्यू होती है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, आल्सो ई यानी आइलर नंबर इज आल्सो अ इरेशनल नंबर। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे आइलर नंबर इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर। ये इरेशनल नंबर है और हम अगर e टू द पावर x लिखेंगे तो e की वैल्यू फिक्स होती है, देखेंगे 2.718, ठीक है ना, तो आइलर नंबर। और ऐसे फंक्शन को, ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ये देखने के लिए मिलेगा आगे, तो फिर आप टेंशन ना लेंगे कि क्या है ऐसा हुआ, क्या है वैसा हुआ। अब मेनली मैं एक को लेके चल रहा हूँ, y इज इक्वल टू द पावर x ले रहा हूँ, ले लूँ, बिल्कुल। अब मैं ना इसी के ऊपर वैल्यूज रख के ना डोमेन की कहानी समझना चाहूँगा, डोमेन की कहानी समझूंगा मैं। अब देखो डोमेन की कहानी कैसे समझूंगा, बड़ा आसान है, बड़े अच्छे से देखेंगे। तो मेरे लिए टू दी पावर x है, मैंने क्या किया, एक दिमाग लगाया यहाँ से, क्या किया, बड़ा आसान काम किया, y है 2 पे पावर 1 कर दिया, ऑब्जर्व करने के लिए कि मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है ना। 2 पे पावर 2, y इज इक्वल टू 2 पे पावर 3, ऐसे करते करते y इज इक्वल टू 2 पे पावर 10, ऐसे करते करते y इज इक्वल टू 2 पे पावर इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब मैं जब x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो 2 पे पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होगा, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होगा, 2 पे पावर 10 मतलब और बड़ा नंबर है ना। मतलब ध्यान से देखा जाए तो जितनी पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। और आगे जाऊंगा तो जितनी पावर बढ़ेगी उतना ही नंबर बड़ा होगा, ठीक है ना। तब से इनके मन में चला 2 पे पावर 10 का वैल्यू बता दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 128 और 256 और 256 512, 512 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 यानी 1024, तो कितना आ गया, 1024 आ गया, ठीक है। तो 1024 आ गया, दैट मीन्स पावर बढ़ा रहे, नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बताओ जब मैं 2 पे पावर इनफाइनाइट दे दूंगा तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर, है ना। 2 पे पावर इनफाइनाइट मतलब पावर बड़ी है। मैं हमेशा से समझाते हैं इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट अ अनडिफाइंड साइन, दैट इज द वेरी लार्ज नंबर। ये साइन क्या, ये सिंबल क्या यूज बताता है कि भाई नंबर जो है बहुत बड़ा है, तो वेरी लार्ज नंबर। कभी भी आप मेरे वहाँ बैठिए तो ये मत सोचिएगा, मैं उससे पढ़े तो ये मत सोचिएगा कि इनफाइनाइट अनडिफाइंड को बताता है, ठीक है ना। ये बड़े नंबर को सिम्बलाइज कर रहा होता है। अनडिफाइंड के लिए हम साफ लिख देंगे अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। तो जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि जब मैं 2 पे पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर पावर में डाल दूँ तो आंसर में मुझे क्या मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये तो पावर बढ़ाने पे देखा कि अगर मैं पावर बढ़ा रहा हूँ दैट मीन्स 1 से एबव वैल्यूज दे रहा हूँ तो ये होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं पीछे जा रहा हूँ, 1 से छोटी वैल्यू दूंगा, तो मेनली अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू दे रहा हूँ, ध्यान देंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 पे पावर 0 होगा,
टू पे पावर जीरो, टू पे पावर जीरो का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ, कभी भी पावर जीरो आती है तो वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद टू पे पावर -1 कर दिया, तो -1 का मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना। -1 मतलब उसको नीचे लेके आएंगे 1/2। थोड़ा सा इधर चले आते हैं, y इज इक्वल टू टू पे पावर -2, दैट मीन्स 1/4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही देख लीजिए, y इज इक्वल टू टू पे पावर -3, दैट मीन्स 1/8। टू पे पावर -4 इज इक्वल टू 1/16। कई लोग के मन में चल रहा है हो कैसे रहा है, तो उसको मैं बता दूं पहले। टू पे पावर -4 है, टू पे पावर -4 है, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ मैं, तो ये नीचे चला आएगा अपने पावर को प्लस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर 4 हो जाएगा, और 2 पे पावर 4 मतलब 16, तो 1/16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा फिर y इज इक्वल टू टू पे पावर -5, दैट मीन्स 1/32, ठीक है। अच्छा ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से फील करिएगा। तो यहाँ पे 1/1 था, फिर 1/2 हो गया, दैट मीन्स अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 0.5 हो गया है, यहाँ पे 0.25 हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो 0. यहाँ पे हो जाएगा 8 2 16, सॉरी 8 1 8, और इसके बाद बचा मेरे पास 8 2 16 और 8 5 40, 0.125 इतना हो गया। दैट मीन्स हो क्या रहा है, धीरे धीरे अब क्या होते जा रहा है, नंबर छोटा होता जा रहा है। ध्यान से देखिए, इसमें जब पावर माइनस में लेके जा रहा हूँ तो नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ और छोटा हो जाएगा, यहाँ पे और छोटा हो जाएगा। और अगर मैं मान लो इस 2 के ऊपर क्या डाल दूँ, -इनफाइनाइट डाल दूँ, यानी बहुत छोटा नंबर डाल दूँ, समझ में आ रहा है, बहुत छोटा, दैट मीन्स समझ में आ रहा है ना। जब इनफाइनाइट लिया तो वेरी लार्ज नंबर, तो वैसे -इनफाइनाइट का मतलब माइनस में बड़ा नंबर, समझ में आ रहा है, माइनस का बड़ा नंबर, या उसको सीधा सीधा लिख सकते हो कि बहुत छोटा नंबर। तो बहुत छोटा नंबर मतलब अपने अनुसार तो 0 होता है, सीधी बात तो ये जान लो। जब मैं -इनफाइनाइट ले रहा हूँ तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि माइनस साइड में बहुत बड़ा नंबर लिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस में मैं पावर को बहुत बड़ा कर दिया, माइनस में। तो जब मैं माइनस में बड़ा करूंगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और छोटी होगी किसके बराबर लगभग हो जाएगी, 0 के ही तो बराबर होगी, यस और नो। दैट मीन्स यहाँ पे अप्रोक्सीमेट किसके बराबर मिलेगा हमको, 0 के। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट मुझे 0 मिल जाएगा, -इनफाइनाइट मतलब बहुत छोटा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर होगा। क्लियर है, क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेनली क्या हो रहा है कि मैं +इनफाइनाइट तक जा रहा हूं, मतलब मैंने अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने अगर क्या बोलते हैं, ये फंक्शन पकड़ा y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने डाला है, क्या डाला, इनफाइनाइट तक डाला। तो इनफाइनाइट तक डालना मतलब डोमेन यही होगा ना। डोमेन क्या बताता है, डोमेन ये बताता है कि मैंने क्या इनके अंदर इनपुट दिया है इस फंक्शन के अंदर। तो मैंने इस फंक्शन को इनपुट दिया है इनफाइनाइट, दिया इनफाइनाइट, तो आउटपुट क्या मिला, आउटपुट जो मिलता है उसको हम रेंज से दिखाते हैं। तो रेंज क्या होगा इसका, ये देखते हैं। तो डोमेन इनफाइनाइट है, तो रेंज क्या है भाई, वो भी इनफाइनाइट है, यस और नो, वो भी इनफाइनाइट है। अच्छा कहां तक डाला, -इनफाइनाइट है, बड़े से नंबर मतलब बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर तक डाला, और फिर बहुत बड़े निगेटिव नंबर को भी डाला। तो बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर को डाला तो रेंज में हमको क्या मिला, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, यस और नो, दिख भी रहा होगा। 2 पे पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, यस और नो। फिर मैंने एक बार क्या किया, निगेटिव में बहुत बड़ा नंबर डाला, निगेटिव में भी बहुत बड़ा नंबर डाला, तो मुझे कहां तक मिला, तो मुझे 0 तक मिला, हाँ या ना, यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या क्या डाल सकता हूं, इनपुट क्या क्या दे सकता हूं, कुछ भी डाल सकता हूं मैं, समझ में आ रहा है। ऑल रियल नंबर डालूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज क्या होगी मेरी, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी माइनस में नहीं होगी, ठीक है। मैं इस चीज को सही तरीके से लिख दूं, 0 पहले आता है फिर इनफाइनाइट। तो आई होप इसका आप डोमेन और रेंज समझ गए होंगे, है ना। दो प्रमुख रिजल्ट यही है, एक ये एक ये, ठीक है। जो आपको डोमेन बता दिया कि देखो 2 पे पावर इनफाइनाइट डाला तो इनफाइनाइट मिला, और 2 पे पावर -इनफाइनाइट डाला तो वो 0 मिला। दैट इज योर डोमेन एंड दैट इज द रेंज, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई। अच्छा इस पूरे ऑब्जर्वेशन में ये बात देखिए कि कहीं 0 आया है, 0 नहीं आया है।
इस पूरे में कहीं जीरो मिल रहा है हमको, जीरो नहीं मिल रहा, इसीलिए जीरो को कैसा किया गया है, ओपन डाला गया है, ओपन ब्रैकेट। तो मतलब रिजल्ट में हमेशा कभी भी जीरो नहीं मिलेगा आपको। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और क्या नहीं मिल रहा है, कभी और कुछ ऑब्जर्व करिए। तो एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि कहीं पे निगेटिव नंबर भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो रेंज है, देखो इसी चीज को फील करो, रेंज लिख देने से नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव इनफाइनाइट आ रहा है, जीरो से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक दे रहा है, माइनस नहीं आया है। क्योंकि कहीं पे भी वैल्यू मैं चाहे कुछ भी देखो, पावर माइनस में रखूं प्लस में रखूं, आंसर हमेशा मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जीरो नहीं आएगा और निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे एक बात नोट करके लिख लीजिएगा। क्या ये मेरी बात पूरी समझ में आ गई? मैं यहाँ पे थोड़ी सी इस बात को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर ऊपर जगह हो तो, डू नॉट गिव निगेटिव एंड जीरो। क्लियर है? ना ही ये नेगेटिव देगा ना ही जीरो देगा। ठीक, क्या देगा? ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ये तो कैसा दिख रहा है, ये एक्चुअल में स्क्वायर फंक्शन जैसा दिख रहा है ना? जैसे पावर स्क्वायर होती है तो ऑलवेज क्या मिलता है हमको, पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, कभी भी निगेटिव नहीं मिलता है। आयो समझे? और दूसरी बात, जीरो भी नहीं मिलता उसमें भी। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे बिहेव कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट की तरह। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक और एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इतना नोट करिए, चलिए देख लीजिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ये कहानी जो हमने देखी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि ए जो है मेरा क्या है, 1 से बड़ा है। मैं कहानी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लो हमको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो इसका ग्राफ दो तरीके से बनता है, दो तरीके से, बिल्कुल दो तरीके से बनता है। सबसे पहला वाला जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है कि भैया 1 से यदि बड़ा हो मेरा ए, यानी जो कांस्टेंट नंबर है 1 से बड़ा हो। ठीक है? लेकिन दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि मेरा जो ए है वो 0 से बड़ा है, लेकिन 1 से क्या है, 1 से क्या है, छोटा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि ए क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 2 पे पावर x था। यहाँ पे बेस आपका कैसा है, बेस यहाँ पे 1 से बड़ा है। लेकिन सपोज बेस ए से 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 0 से बड़ा, 1 से छोटा मतलब ऐसा हो। जैसे सपोज कर लो मेरे पास ऐसा फंक्शन हो, यहाँ पे ध्यान देना, y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर x। ये क्या है, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से अगर मिल गया हमको तब कैसे करेंगे? तो मेनली फिर से वही काम कर लो, चेक करो। तो 1/2 पे पावर क्या, 1, y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर 2, y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर 4। ऐसे करते करते y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर इनफाइनाइट। ठीक है, चलो देख लिया जाए। y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर 1, तो 1/2 होगा, 1/2 पे पावर 2 दैट मीन्स 1/4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 पे पावर 4 मतलब 1/16 होगा, और यहाँ पे 1/2 पे पावर इनफाइनाइट। तो इसके लिए पहले ऊपर के तीनों को ऑब्जर्व करो। 1/2 मतलब 0.5 है, 1/4 मतलब 0.25 है, हाँ या ना? यहाँ पे और छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना? मेनली 16 5 जा 16 7 जा सॉरी 16 6 जा, हाँ ठीक है, तो 0.6 आ जाएगा ऐसे समथिंग। ठीक है, सॉरी 0.06। ठीक है ना, ये आएगा। तो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा ना। यानी जब हमारा ए क्या है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यूज हैं वो क्या होती जा रही है, वो जितनी पावर बढ़ा रहा हूं मैं उतनी छोटी होती जा रही है, जितनी पावर बढ़ाऊंगा उतनी छोटी होती जाएगी। और जब मैं इनफाइनाइट पावर डाल दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तब मुझे आंसर जो मिलेगा वो अप्रॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि जितनी पावर बढ़ाऊंगा वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो जब मैं इनफाइनाइट पावर यानी बहुत बड़े पावर को डाल दूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है, यानी 0 के बराबर हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही माइनस में भी डाल सकता हूँ, हाँ या ना? मान लो माइनस में ऐसे ही डाल दूं तो जैसे देखना यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर, मान लेता हूँ -1 डाल दिया, y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर -4 डाल दिया, -2 डालता हूँ। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे 1/2 पे पावर मैंने मान लिया -4 डाल दिया,
ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही फिर मैं डायरेक्ट डाल दूंगा 1/2 पे पावर माइनस इनफाइनाइट। ऑब्जर्व करने के लिए 3 नंबर बहुत है। -1/2 का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीन्स ऑफ -1/2, बता सकते हैं? तो आंसर मिलेगा मुझे 2, -1/2 दैट मीन्स 2। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 4, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 1/2 पे पावर -4। अभी इसको कुछ देर के लिए हटाते हैं ग्राफ की कहानी, ताकि हम इस अच्छे से ऑब्जर्व करें। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कौन सा आज चल रहा है, y = 2 पे पावर x। ऑब्जर्व कर लेंगे एक बार तो काम आएगा बार बार, है ना। यहाँ पे 1/2 पे पावर x था, ठीक है, 1/2 पे पावर x। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज निगेटिव ले रहा हूँ, 1/2 पे पावर -1, y = 1/2 पे पावर -2, y = 1/2 पे पावर -3 आ रहा है, और y = 1/2 पे पावर 4 और ऐसे करते करते y = 1/2 पे क्या आ जाएगा -इनफाइनाइट करूँगा। अगर मैं -1 लूँ तो क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा देखना, ये -1 है तो ये -1 मतलब 1 के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पे जाएगा ये -1, मतलब ये पावर 1 को भी दिया 2 को भी दिया। 1 कह रहा मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता पावर क्या है, मुझको फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मेनली यहाँ पे 1/2 में ये जो पावर है 2 के पास जाएगी, तो 2 पे पावर -1, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। और 2 पे पावर -1 है तो उसको ऊपर भेज देंगे तो 2 पे पावर +1 हो जाएगा, 2 हो गया आंसर। ऐसे यहाँ पे देखो तो 1/2 पे पावर -2 आएगा, ऊपर कर दूंगा तो 2 पे पावर +2 दैट इज 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी आंसर यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी हम पावर घटा रहे हैं, दैट मीन्स जितना हम बड़ा कर रहे हैं माइनस में पावर, उतनी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। और जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसका मतलब मुझे और बड़ा नंबर मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये तो जो पहला वाला था उसका उल्टा चल रहा है ना। पहला वाला ऐसा था कि जब मैंने y बराबर टू दी पावर x लिया था तो उस कंडीशन में जो कहानी ऐसी चल रही थी कि मैं अगर इनफाइनाइट पावर डालूंगा तो रेंज मुझे क्या मिलेगा 0। इनफाइनाइट पावर डालूंगा तो मुझे रेंज क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा भाई। पावर बढ़ाने पे यहाँ भी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर मैंने -इनफाइनाइट डाल दिया यानी निगेटिव में नंबर बड़ा किया तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 0, यानी ये किधर भागेगा 0 के साइड में भागेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स इसी चीज़ को मैं सही तरीके से भी लिख सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं, मतलब 0 पहले कर दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा डोमेन और ये क्या हो जाएगा रेंज, ठीक है, ये हो जाएगा इस वाले फंक्शन के लिए। लेकिन अगर मेरा y 1/2 पे पावर x है, 1/2 पे पावर x है, तो उस कंडीशन में देखेंगे ध्यान से, उस कंडीशन में डोमेन क्या होगा मेनली। अगर मैं क्या डाल रहा हूँ, अगर मैं इनफाइनाइट डाल रहा हूँ तो इनफाइनाइट पे मुझे क्या मिल रहा है, ध्यान देना, इनफाइनाइट पे मुझे क्या मिल रहा है बताओ, इनफाइनाइट पे 0 मिल रहा है, पावर इनफाइनाइट तो वैल्यू 0। और माइनस इनफाइनाइट पे क्या मिल रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे मुझे क्या मिल रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट पे मुझे मिल रहा है इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है। तो ये रेंज है, क्या उल्टा है कि नहीं है, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट मिल रहा है और माइनस इनफाइनाइट पे 0, यहाँ पे इनफाइनाइट पे 0, माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि उल्टा चल रहा है। इसलिए हम इस पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक में जहाँ पे कांस्टेंट मेरा क्या होगा, कांस्टेंट मेरा 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, यानी a यहाँ पे जो है वो क्या है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, और यहाँ पे a 1 से बड़ा है, ठीक है, क्लियर। तो 2 टाइप में हम पूरे फंक्शन को डिफाइन करेंगे, क्लियर है। चलिए अब डिफाइन करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ हमको 2 टाइप के मिलेंगे इसके, ठीक है। सबसे पहला कौन सा, तो पहला ग्राफ होगा जो 0 से छोटा, मतलब 0 और 1 से, सॉरी 0 और 1 के बीच में होगा, 0 से बड़ा 1 से छोटा। और दूसरा होगा a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इज ग्रेटर देन 1। अगर हम ग्राफ डील करें यहाँ पे, तो मेनली ये जो ग्राफ होगा मेनली ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा होता है एक स्क्वायर फंक्शन के रूप में, ठीक है। तो मेनली इसका भी ऐसे ही चल रहा होगा कहानी, ठीक है। अगर ध्यान से आप देखेंगे
तो अगर हम यहाँ वाला ग्राफ बनाएंगे, देखिए आप ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही फंक्शन लेते हैं आप y इज इक्वल टू 1/2x और यहाँ पे बारी बारी वैल्यू पुट करके आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना। तो बनाओगे तो मेनली आएगा कुछ ऐसे, ऐसे चलेगा, समझ आ रहा है, ऐसे चल रहा होगा ग्राफ, क्लियर है। आप x क्या दे रहे हो, माइनस दे रहे हो ना, सॉरी यहाँ पे x आप क्या दोगे, अगर मान लो पॉजिटिव दे रहे हो या निगेटिव दे रहे हो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि जब आप x की वैल्यू मान लो 1 डालोगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 और उस पर पावर 1 तो क्या मिल जाएगा 1/2। चलो पहले एक काम करते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो हम भी आपको उतना बेहतर नहीं समझा पाएंगे जितना हमको चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझ नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए आपको लगेगा ही नहीं कि बेहतर है, इसीलिए दिक्कत हो जाएगी। तो 1/2, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ इनपुट तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया 1, मतलब ऐसे डायरेक्ट देखो, एक तालिका बनाते हैं, टेबल बनाते हैं y और x की, x क्या डालेंगे 1 तो y क्या मिला 1/2, y इज इक्वल टू 1/2 पे पावर क्या डाल दिया 2, तो क्या मिल जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 जब 2 डाला, ऐसे ही 1/ क्या मिल जाएगा हमको 8 जब क्या डाला 3, 1/16 मिल जाएगा जब क्या डाला 4। दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, तालिका थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये x कर लो, ये y, तो 1 डाला तो 1/2, 2 डाला तो 1/4, 3 डाला तो 1/8 और 4 डाला तो 1/16, ठीक है। अब मेनली इसी चीज़ को आप यहाँ पे डिनोट करो, क्या डिनोट करो, जैसे देखना यहाँ पे ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला है मेनली, मान लो 0 डालूंगा, तो 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x अगर मैंने 0 डाल दिया तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, ऐसे मिलेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे पुट कर रहा होगा वैल्यू, यानी इसको क्या बोलेंगे 0,1। ऐसे ही मैंने क्या डाल दिया 1 डाल दिया, x की वैल्यू क्या डाल दी 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 होगा, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना भाई। अगली बार मैंने 2 डाल दिया तो थोड़ा सा और कम दिख रहा है ना, ये कम होते जा रहा है नहीं होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स ध्यान से देखो भाई, अगर पॉइंट देखा जाए, पहले पॉइंट देखना, ये वाला तो यहाँ पे लाई करेगा लेकिन ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड बना रहा हूँ, ब्रॉड मतलब ये देखो, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा बीच में गैप मिलेगा तभी आप समझ पाओगे। ये 0 है तो 0 और 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा पहला पॉइंट 0,1, इसको 1 ले लो, तो ये 0,1 हो गया। दूसरा अगर मैं 2 ले रहा हूँ, सॉरी 1 ले रहा हूँ, तो 1 पे क्या मिल रहा है मुझे 1/2, यानी इसके बीचों बीच कहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा मेरा पॉइंट, दिख रहा होगा बिल्कुल। ऐसे ही जब मैं 3 ले रहा हूँ, मतलब 2 ले रहा हूँ, 1 2, तो 2 लूँगा तो और बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा पॉइंट। फिर और कम लूँगा, मतलब 3 ले लूँगा तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा और छोटा हो जाएगा, होते जाएगा छोटा। अब मैं इस पूरे को अगर डिनोट करूँ तो कैसे डिनोट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसे चल रहा होगा। ऐसे यहाँ पे a पे पावर 1, मतलब अगर a जो है, सॉरी a पे पावर 1 कर दिया, a इज द ग्रेटर देन 1 है, तब क्या होगा, तो मैंने समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा कि फिर से वही काम करूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 पे पावर 1 ले लो, y इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 ले लो, y इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 ले लो, ऐसे चला है। तो 2 पे पावर 2 मतलब 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अच्छा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 बताओ 1, ठीक है। तो मैंने 0 लिया तो क्या मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे पहला वाला पॉइंट मिलेगा 0,1 मिलेगा। देखना ध्यान से, जब मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 पे मुझे मिल जाएगा, सॉरी 1 पे मुझे क्या मिल जाएगा 2, ये 1 है तो 1 पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरा कोई आएगा पॉइंट। फिर मैं 2 ले रहा हूँ, 2 पे मुझे क्या मिलेगा 4 मिलेगा ना, है ना, 4 मिल जाएगा, क्लियर है। फिर ऐसे ही 3 ले लिया तो क्या मिल जाएगा मुझे 8, है ना, ऐसे मिल जाएगा। अब मैं सभी पॉइंट्स को अगर मिला दूँ, पहले यहाँ से मिलाऊँ तो ऐसे ही तो बनेगा, है ना। तो ये वाला ग्राफ कैसे बना, ऐसे, और ये वाला ग्राफ कैसे बना, ऐसे, क्लियर है। और इस पूरे ग्राफ को समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है। देखो ये एक्चुअल में कर्व है, ठीक है,
तो अब अगर तुमने एनालिसिस कर लिया भाई, तो इसको थोड़ा सा रफली यहाँ पे ड्रॉ करो ऐसे कि ये ऊपर से आएगा और ऐसे जाएगा। तो वही चीज़ मैंने बनाई थी इसके पहले, अगर याद हो अगर आपको तो मैंने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। ये बनेगा, क्लियर है, कर्व। और यहाँ पे अगर रफली बना लो तो कैसा बनेगा ग्राफ, कैसा बनेगा, तो मेनली यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये नीचे आ रहा है तो ये कैसा जा रहा होगा, ऊपर, ठीक है, ऐसे निकल रहा होगा। और ये सभी पॉइंट्स कहाँ पे मिल रहे होंगे, 0,1, मतलब ये कहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे, 0,1, यहाँ भी 0,1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे बनेगा। जब ये बड़ा होगा 1 से तो ये वाला ग्राफ, छोटा होगा तो ये वाला नीचे की ओर, स्लोप नीचे की ओर छोटा ये 1 से, और ऊपर की ओर तो बड़ा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में देख लेते हैं फटाफट। तो मेनली अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएशन के टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के लिए इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसके फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को देखिएगा। जैसे a टू द पावर x है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, मेनली यही तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो क्या आंसर में मिलेगा, तो आंसर में मुझे मिलेगा a टू द पावर x log e एंड a। यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा, e, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। जब हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मान लो अगर हम कर रहे हैं टू द पावर x है, टू द पावर क्या है, x है, तो मेनली टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा आपको टू द पावर x log e पे पावर 2। बेस क्या बन जाएगा, e पावर 2। ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, खत्म। एक लाइन में इसका डिफरेंशिएशन है। दूसरा सपोज कर लो कि अगर मान लो हम d/dx कर रहे हैं और a के ऊपर पावर जो x है वो एक फंक्शन है, कोई x नहीं, x की जगह पे कुछ आ गया। तो ये पढ़ा है आप लोगों ने, बिल्कुल। जब a के जगह पे, x के जगह पे कोई वैल्यू आती है तो उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ से क्या लग जाएगा, चैन रूल। तो मेनली करेंगे क्या हम, तो मेनली जैसा होता है वैसे ही करेंगे। जैसे टू दी पावर x मतलब a टू दी पावर x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे पावर fx होगा log e, और यहाँ पे क्या होगा, a। ये तो हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, f ऑफ x का। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मैंने ले लिया a पे पावर साइन x, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करना है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a टू द पावर साइन x log e a, और यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, d/dx साइन x का। क्लियर है। तो मेनली क्या हो जाएगा, a पे पावर साइन x और log e a, और इसका क्या हो जाएगा, cos x। तो ये बन जाएगा। क्लियर है, ये बन गया। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर मान लो हमारे पास क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन में, d/dx और किसका डिफरेंशिएशन, सर हमारे पास बेस क्या बन चुका है, e, ठीक है ना, आइलर नंबर, और इसके ऊपर x है। तो e टू द पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e टू द पावर x बहुत अच्छा खासा होता है, मतलब एकदम मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, e टू द पावर x, e टू द पावर x। और यही नहीं, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में भी कोई फर्क नहीं, e टू द पावर x, e टू द पावर x। बहुत अच्छा प्यारा हमारे पास ये फंक्शन है, e टू द पावर x, ठीक है, चेंज ही नहीं होता है। क्लियर। लेकिन अगर यही e टू द पावर x पे कोई फंक्शन आ गया f ऑफ x, x आया लेकिन किसी फंक्शन के फॉर्म में आया, तो क्या होगा, आंसर तो अभी भी रहेगा भाई f e टू द पावर x, ठीक है। लेकिन ये तीसरा है, सॉरी ये क्या है, तीसरा। चौथा देखिएगा, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, f ऑफ x है, तो दैट मीन्स f ऑफ x का हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे e टू द पावर f ऑफ x रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन, जैसे एग्जांपल के रूप में यहीं पे ले लो, एग्जांपल के रूप में कि मान लो मैं d/dx कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, e पे पावर साइन x का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा e टू द पावर साइन x, और मैं अगेन डिफरेंशिएशन कर दूंगा साइन x का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, cos x, यानी मुझे मिल जाएगा cos x इंटू e टू द पावर साइन x। समझ में आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना कैसे है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक के अंदर भरे पड़े हैं, आप उन पे काम करिए, लगाइए, जहाँ पे फंसिए फिर बताइए। फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लॉगरिथम फंक्शन को डिटेल में समझेंगे,
ठीक है, एक दिन के भीतर अगर हम एक फंक्शन को अच्छे से डिराइव कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।